दो पढ़ी लिखी तीन अनपढ़ बहुएं। अरोमा की तीन बहू थी और वो तीनों ही अनपढ़ थीं, लेकिन वो अरोमा की बहुत इज्जत किया करती थी। लेकिन अरोमा को अपने 5 बेटों के लिए 5 पढ़ी लिखी बहुएं चाहिए थी, जिनमें से 3 बहुएं तो उसकी अनपढ़ ही थी, जिसके चलते वो अपने 2 बेटों के लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही थी। पंडित जी, मेरे दोनों बेटे पढ़े लिखे और बहुत समझदार हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए उन्हीं की तरह पढ़ी लिखी लड़कियां आए जो उनकी गृहस्थी अच्छे से संभाल सके। पंडित अपने झोले में से कई सारी लड़कियों की फोटोज निकालता है और अरोमा को देते हुए कहता है, वैसे तो आजकल लोग संस्कारी और समझदार लड़कियां ढूंढते हैं, लेकिन आप पढ़ी लिखी लड़कियां ढूंढ रही हो तो जरूर कुछ खास बात ही होगी। ये लो बहन जी, ये सभी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। अरोमा उनमें से 2 लड़कियां पसंद कर लेती है, जिसके बाद वो फोटो पंडित को दे देती है। देखो पंडित जी, जल्दी इन दोनों लड़कियों के घर मेरे दोनों बेटों का रिश्ता भेजो, ताकि मैं अपने घर में पढ़ी लिखी बहू ला सकूं। अरोमा की बात मानकर पंडित उन दोनों लड़कियों के घर रिश्ते की बात शुरू कर देता है। देखते ही देखते अरोमा दोनों लड़कियों के घर पर जाकर अपने दोनों बेटों के रिश्ते को तय कर देती है। कुछ दिनों में उसके दोनों बेटों की शादी हो जाती है, जिसके चलते वो अपनी दोनों नई बहू अपने घर ले आती है, जिनका स्वागत उसकी तीनों अनपढ़ बहू करती हैं। अब अपना दायां पैर कलश में मारकर चावल के कलश को गिरा दो और अंदर आ जाओ। जैसे ही अनाया और तनुजा अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आती है, तभी रूपाली कहती है, अरे अरे, रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है अंदर आने की? पहले हमें हमारे हिस्से का नेक तो दे दो। अनाया और तनुजा दोनों ही नेक के पैसे निकालकर रूपाली को दे देती हैं, जिसके बाद ममता कहती है, आ जाओ, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। ममता, रूपाली और रेखा तीनों ही अनाया और तनुजा से बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर अरोमा आती है और उन तीनों से कहती है, अरे बंद करो अपने ये देहाती रीति रिवाज। इन सभी के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या तुम तीनों को? इन बेचारियों को आराम करने दोगी या नहीं? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ये सभी रस्में तो हमारे साथ भी हुई थी। ओहो, क्या जेठानी जी, आप भी ना कैसी पुरानी जमाने वाली बातें कर रही हो। आज की जमाने में ये रीति रिवाज, ये रस्में कौन करता है? वैसे भी हम दोनों अपनी शादी के चलते बहुत ज्यादा थक गई हैं। हाँ, मेरा तो सर भी चकरा रहा है, मुझसे और नहीं रुका जा रहा। क्या हमें हमारे कमरे नहीं मिलेंगे आराम करने के लिए? अरे हाँ मेरी प्यारी बहू, तुम परेशान क्यों होती हो? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन गवारों को कुछ नहीं आता जाता। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ। अरोमा ऐसा कहने के बाद अपनी दोनों पढ़ी लिखी बहुओं को उनके कमरों में ले जाती है। अरे माँ जी, अब आप यहाँ क्यों खड़ी हो? अब हमारी सुहागरात देखकर ही जाओगी क्या? नहीं बहू, मैं जाती हूँ, तुम आराम करो। ऐसा कहने के बाद अरोमा चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन जब सुबह होती है तो रूपाली, रेखा और ममता तीनों ही समय से उठकर घर की साफ सफाई से लेकर सबके लिए नाश्ता बना लेती हैं। लेकिन वहीं अरोमा की दोनों पढ़ी लिखी बहू आराम से अपने कमरे में सो रही होती हैं। सुबह के 11 बज गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी पढ़ी लिखी बहू उठकर नहीं आई। देख लीजिए माँ जी, आप ही ज्यादा अपनी दोनों पढ़ी लिखी बहुओं को ढील छोड़ रही हो। ऐसा ना हो बाद में आपको ही बहुत ज्यादा पछतावा हो। हाँ माँ जी, पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं कि अपनी संस्कृति भूल जाए। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि आप ही उन्हें जगाकर बुला लाओ। तभी अनाया और तनुजा छोटे कपड़े पहनकर आ जाती हैं। तो हमारी प्यारी गवार जेठानियों ने हमारे नाश्ते के लिए क्या बनाया है? देखो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। नाश्ता करने के बाद हमें ऑफिस भी जाना है। लेकिन अनाया, तनुजा, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, इतनी जल्दी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? देखो सासू मॉम, हम दोनों अपने ऑफिस से छुट्टियां तो बिल्कुल नहीं करेंगी। आप तो जानती ही हो, आजकल नौकरियां बड़ी ही मुश्किल से मिलती है और हमारी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं, और फिर घर में पड़े रहकर करेंगे भी क्या? अरे वाह, तुम दोनों तो बड़ी ही समझदार हो, लेकिन तुम ऑफिस ऐसे कपड़े पहनकर कैसे जाओगी? मेरे हिसाब से तुम्हें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। क्या कहा?
कपड़े चेंज करी? तो क्या आप धोती सलवार में हमें ऑफिस भेजना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, हम ऐसे ही ऑफिस जाएंगे। अरोमा अपनी पढ़ी लिखी बहुओं का ये सलीका देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। वहीं रूपाली, रेखा और ममता तीनों ही तुरंत नाश्ते की टेबल पर अनाया और तनुजा के लिए नाश्ता लगा देती हैं। हे भगवान, ये सब क्या बनाया है तुमने? आलू के पराठे, आलू की सब्जी और कचौरियाँ, ऊपर से ये तेल में भीगी हुई पूरियाँ। अरे तुम हमारा फिगर खराब करना चाहती हो क्या? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इन तीनों को हमारे फिगर से जलन हो रही है। काश ये गवार न होती तो इनका भी हमारी तरह फिगर मेंटेन होता। अनाया और तनुजा दोनों ही ऐसा कहकर बिना नाश्ता किए घर से निकल जाती हैं। उनके जाते ही अरोमा, रूपाली, रेखा और ममता तीनों को डांटना शुरू कर देती है। अरे सही कहा उन दोनों ने, ये कैसा नाश्ता बनाया है तुम तीनों ने मिलकर। जब देखो तेल ही तेल, सब्जी रोटी हर चीज में भरा रहता है, तभी तो हम सब की ये हालत हो गई है। अगर तुम थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती तो शायद इन सब की नॉलेज अच्छे से होती। अरोमा भी अपनी तीनों बहुओं को सुनाकर वहां से चली जाती है। अनपढ़ होने की वजह से उन तीनों को बहुत सी बातें सुननी पड़ जाती हैं। काश हम तीनों भी पढ़ी लिखी होती तो माँ जी हमारी भी इज्जत करती। लेकिन क्या तुमने देखा नहीं, अनाया और तनुजा दोनों ही माँ जी की जरा भी इज्जत नहीं करती। कोई बात नहीं, अगर हम पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हम अनपढ़ों को बड़ों की इज्जत करनी तो आती है। ममता की बात सुनकर रूपाली और रेखा दोनों ही संतुष्ट हो जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों घर के काम करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में तनुजा और अनाया काम करते करते बातें करने लगती हैं। अरे और कब तक हम इस तरह पूरे परिवार के साथ रहेंगे? मुझे मेरे पति के साथ कुछ समय गुजारना है। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, तुम अपने पति के साथ और मैं अपने पति के साथ। अरे हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही वो दोनों वापस घर लौटती हैं, तो दोनों की दोनों अरोमा के कमरे में जाती हैं और उससे प्रॉपर्टी की बातें करने लगती हैं। लेकिन बहू, प्रॉपर्टी का हिस्सा तो मैं तुम्हें दे दूं, उसके बाद तुम दोनों क्या करोगी? मेरा प्लान है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से अमेरिका चली जाऊंगी। मैं तो अपने पति के साथ एक बढ़िया सा फ्लैट लेकर उसमें रहूंगी। अपनी दोनों बहुओं की बातें सुनते ही अरोमा हैरान रह जाती है, जिसके चलते उसे अपने फैसले पर बहुत पछतावा होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं अपने घर पढ़ी लिखी बहू ले आई। कम से कम मेरी गवार बहुएं मुझसे मेरे बेटों को अलग तो नहीं करती हैं। क्या हुआ सासू मॉम जी, आपने हमें जवाब नहीं दिया? अभी तक मैं तुम दोनों से बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन ये मेरी गलती थी। आज से मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम्हें मेरे ही तौर तरीकों के मुताबिक इस घर में रहना पड़ेगा। आप हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकती। तुम दोनों भूल रही हो, मैं तुम दोनों की सास हूँ, सास। अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। अपनी सास की ये धमकी सुनते ही वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन से ही अरोमा उन्हें लाइन पर लाने की शुरुआत कर देती है, जैसे कि सुबह 5 बजे उठना, घर के काम करके सबके लिए नाश्ता बनाना और फिर अपनी अनपढ़ जिठानियों के साथ सलीके से पेश आना। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है, जिसके चलते उन दोनों को घर गृहस्थी अच्छे से समझ आती है। माँ जी, हमें अपनी गलती का पछतावा है, आप हमें अब और सजा मत दीजिए। हाँ माँ जी, शुरू में हमने बहुत गलत किया, लेकिन अब हम आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगी। पढ़े लिखे होने के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति अच्छे से समझ आ गई है। माँ जी, ये दोनों बिल्कुल सही कहती हैं। आज से ये दोनों अकेली घर के सारे काम नहीं करेंगी, बल्कि हम भी साथ मिलकर करवाएंगे। आखिरकार ये दोनों हमारी छोटी बहनों की तरह हैं। रूपाली, रेखा, ममता की बात सुनकर तनुजा और अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन तीनों को गले से लगा लेती हैं। वहीं अरोमा भी उन दोनों को माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे बेटा देख, तेरी फ्लाइट को आने में पूरा 1 घंटा है। आखिरी बार अपनी माँ को अपने बेटे से अच्छे से मिलने तो दे। तू तो जानता ही है, तो वहाँ जाने के बाद मुझे भूल जाएगा, लेकिन तेरी माँ तेरे इस चेहरे को तेरे आने तक अपने मन में छुपा लेगी। अरे माँ, आप बिना मेलोड्रामा कर करके मुझे रुला दोगी। देखो, पहली बार मैं आपसे दूर जा रहा हूँ,
मुझे इस तरह मत भेजो कि मैं वहां जाते ही सिर्फ और सिर्फ आपको ही याद करूं। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, वहां जाने के बाद तू गोरी लड़कियों के पीछे तो नहीं भागेगा? क्योंकि वो गोरी मैडम तेरा जीना हराम कर देंगी। उन गोरी मैडम से थोड़ा दूरी ही बना के रखना। ओ माँ, आप भी ना। चलो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी बातों के चलते मेरी फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। रोहन ऐसा कहकर अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए चला जाता है। वहीं बेचारी महेश्वरी फ्लाइट के बाहर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह जाती है, जिसके कुछ देर बाद वो वापस घर आ जाती है। रोहन अमेरिका में अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया था, जहां उसकी जॉब की बहुत अच्छी शुरुआत होती है। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? तो इस तरह रोहन की जॉब पर उसे एक अलीना नाम की अंग्रेजन दोस्त मिल जाती है, जो उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते रोहन को अलीना से प्यार होने लगता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद वो अलीना को अपनी मातृभाषा हिंदी बहुत अच्छे से सिखा देता है। रोहन, हमारी शादी को पूरे 3 साल हो गए हैं और तुमने मुझे अभी तक अपनी माँ से भी नहीं मिलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। बेबी, तुम क्या करोगी माँ से मिलकर? वैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर सीखना था ना, चलो मैं वहां पर एडमिशन करवा देता हूँ। अलीना की बात टालने के लिए रोहन उससे ऐसा कह देता है, जिसके बाद उसे वो सब पूरा भी करना पड़ता है। अमेरिका में ही रोहन अलीना को हाई लेवल ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा देता है। एक दिन अचानक से रोहन की माँ की कॉल आती है। बेटा, मैंने तो तुझे कहा ही था कि तू अमेरिका जाने के बाद अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल ही जाएगा। देख, वहाँ किसी अंग्रेजन के चक्कर में मत पड़ियो। मैंने तेरे लिए बहुत प्यारी, सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ कर रखी है। जितनी जल्दी हो सके अमेरिका से वापस आ जा। अरे माँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता। आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? मैं यहाँ जॉब करता हूँ और वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता बेटा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो कुछ ही दिनों में अपनी माँ की अर्थी पर गांव वापस लौटेगा, लेकिन तुझे गांव तो आना ही होगा। एक तरफ तो रोहन ने अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ उसे उसकी शादी के लिए ही वापस बुला रही थी। बेचारा रोहन फंस जाता है और न चाहते हुए भी उसे अलीना के साथ अपनी माँ के घर आना पड़ता है। जैसे ही महेश्वरी अपने बेटे रोहन को देखती है, उसे गले से लगा लेती है। आखिरकार बेटा, तुम मुझसे मिलने आ ही गया। मैं तेरी राह कब से देख रही थी। क्या तुझे अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? माँ, मैं क्या करूं, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। वैसे मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता था, इससे मिलिए। ये है अलीना, आपकी बहू। ये सुनते ही महेश्वरी अचंभित रह जाती है, मानो उसके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो। वो रोहन से कहती है, हे भगवान, एक अंग्रेजन को तू मेरे घर उठाकर ले आया है। तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। हर बात तूने केवल अपनी ही सुनी। लेकिन ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ले जा इस विलायती अंग्रेजन को। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़की अब इस घर की बहू है और इस बात को आप नकार नहीं सकती। रोहन अलीना के बारे में महेश्वरी को अच्छे से समझाता है, जिसके बाद न चाहते हुए भी महेश्वरी को रोहन की बात माननी पड़ती है और अलीना को घर में आने की इजाजत भी देनी पड़ती है। लेकिन महेश्वरी को अलीना एक आंख नहीं बाती थी, क्योंकि वो गोरी चमड़ी और विलायती थी। माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, बताइए क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं आपको चाय बनाकर लाकर दूं? नहीं नहीं बहू, चाय क्यों, एक काम कर, चाय बनाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना, ताकि मैं मर जाऊं और तेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख बेचारी अलीना हैरान रह जाती है और वो महेश्वरी से कुछ नहीं कह पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन को अमेरिका से कॉल आता है, जिसके चलते उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे परेशान ना हो तो क्या, तुम्हें पता है मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं वहां का अकाउंटेंट नहीं हूँ। ये सुनते ही अलीना भी हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ महेश्वरी भी ये सब सुन लेती है और रोहन से कहती है, बेटा तू मान या ना मान, ये सब इस गोरी चमड़ी की साजिश है। ये अंग्रेजन तेरे साथ एक गेम खेल रही है। इसे इस घर से निकाल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आप तो चुप ही नहीं होती हो। जब देखो बेचारी अलीना के पीछे ही पड़ी रहती हो। उसने कुछ नहीं किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रोहन ऐसा कहकर चला जाता है। वहीं महेश्वरी भी चली जाती है। वहीं बेचारी अलीना अपनी सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीतने लगते हैं और अब उनके घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे पैसों की तंगी होना और घर का राशन खत्म हो जाना।
माँ जी, घर का राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊं? अब मैं तुझे क्या बताऊं, एक काम कर, मुझे ही बना डाल, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं और ना ही मेरे निकम्मे बेटे के पास एक फूटी कौड़ी है। माँ जी, वैसे मैंने कुछ सोचा था, जब तक रोहन जी को नौकरी नहीं मिल जाती, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं और अपना खुद का काम कर लूं। क्या कहा तूने? तू ब्यूटी पार्लर खोलेगी? अरे और इज्जत का जनाजा निकालना है क्या? मेरी तू इस घर में आराम से रह ले, वैसे ही तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। महेश्वरी अलीना को डांट देती है, जिसके बाद बेचारी अलीना रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन प्रतिदिन दिन बीतते रहते हैं, लेकिन घर की परेशानियां खत्म नहीं हो पाती। एक दिन महेश्वरी से मिलने उसकी सहेली सावित्री उसके घर आती है। अब क्या बताऊं बहन तुझे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल मुझे शादी में जाना है और हमारे यहाँ कोई पार्लर वाली नहीं है जो मुझे अच्छे से तैयार कर सके, मेरा ब्लीच फेशियल कर सके। अरे तो जरूरत भी क्या है, अब तो हम बूढ़ी हो चुकी हैं। अब हम कौन सा पहले की तरह जवान हैं जो मेकअप और ये सब करवाएंगे। अरे महेश्वरी, ये तो तुम्हारी सोच है, मैं तो अभी जवान हूँ और शादी में अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती हूँ। तभी अलीना वहां पर आती है और ये सब सुन लेती है, जिसके चलते अलीना सावित्री से कहती है, माँ जी, मैंने पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं आपका मेकअप भी कर सकती हूँ और ब्लीच फेशियल भी। हेलो जी, कर लो बात, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वही बात हो गई। आज तो मैं पूरे गांव में पार्लर वाली ढूंढ रही थी और महेश्वरी तेरी बहू खुद एक पार्लर वाली, और ये तो अंग्रेजन भी है, इससे तो और अच्छा काम करना आता होगा। ऐसा कहने के बाद सावित्री अपना मेकअप और ब्लीच फेशियल अलीना से करवाती है। इसके चलते अलीना सावित्री का बहुत अच्छा मेकअप भी करती है और बहुत अच्छे से ब्रिजभूषण भी कर देती है। ये सब देखकर सावित्री बहुत खुश होती है और उसे 2000 रुपए देकर जाती है। अरे बहू, जितनी जल्दी हो सके तो अपनी दुकान खोल ले, बहुत अच्छे से चलेगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। वहीं अलीना उन पैसों से घर का राशन ले आती है। ये सब देखकर महेश्वरी को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो अलीना को उसकी दुकान खोलने की परमिशन दे देती है और अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी दुकान का सारा सामान भी ले आती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी कला को नकारा। आज से तू अपना खुद का पार्लर चलाएगी और तुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर क्या था, अलीना गांव में खुद का एक पार्लर खोलती है, जिसके चलते उसके पार्लर में अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं और वो खूब पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं।